बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, न्यूज़ एट 5 के साथ मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, हम बासी हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के। ये वो मुल्क है जहाँ पे उन लोगों की तादाद भी कम नहीं है कि जब मुश्किल वक्त आन पड़ता है तो वो फ़राख दिली का मुजाहरा करते हैं और लोगों से हमदर्दी बांटने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनकी इमदाद करने के लिए मैदान में उतरते हैं। और उन लोगों की भी कोई कमी नहीं है जो इस मुश्किल वक्त में अपना फ़ायदा सोचते हैं और उस मुश्किल वक्त में अपना पैसा बनाते हैं। मामला कुछ यूँ है कि रमज़ान आ पहुँचा है, अशियाए खुरनोश की कीमतें अचानक बढ़ गई हैं। किस वजह से? ना डिमांड और सप्लाई में कोई गड़बड़ पेश आई, ना हुकूमत की जानिब से कोई महंगाई की गई, बल्कि हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी गई। इन तमाम तर सूरत हाल में भी अशियाए खुरनोश की कीमतों का बढ़ जाना एक तशवीशनाक बात है कि जब पूरी दुनिया लॉकडाउन के शिकार है, मईशत भी कमज़ोर होती जा रही है, तो ऐसी सूरत हाल में अवाम के सर पर यह बोझ डालना एक तशवीशनाक अमल है। एडिटर फोरम राना अजीम हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, एक जानिब हुकूमती किरदार है, बज़ाहिर तो यही दिखाई दे रहा है कि हुकूमत सब्सिडी देने की कोशिश कर रही है, हुकूमत रिलीफ देने की कोशिश कर रही है, राशन फराहम कर रही है, इसके साथ साथ गरीब लोगों में 12-12 हज़ार रुपये तकसीम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब मार्केट को देखें तो अचानक होशरुबा इजाफा हो जाना, कीमतों में 60 से 70% इजाफा होना। तो एक तबका ऐसा है जो ये सोचता है कि इस सारी सूरत हाल में हमारे पास वाहिद जो हल है वो यूटिलिटी स्टोर्स है। हम यूटिलिटी स्टोर्स पर जाएंगे तो कुछ निर्ख कम मिल जाएंगे। लेकिन आज एक मामला ये सामने आया कि यूटिलिटी यूनियंस जो हैं और इंतज़ामिया जो है, उन दोनों के दरमियान मामलात ख़राब हो गए हैं। कुछ मुतालिबात हैं यूनियंस के, इंतज़ामिया ने माने नहीं, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर्स भी पाकिस्तान भर में बंद हो चुके हैं। अवाम जाएँ तो जाएँ कहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यासर, एक तो बदकिस्मती ये है कि मुझे समझ नहीं आती, जब पाकिस्तान में कोई वबा आए तो डॉक्टर हड़ताल कर देते हैं, अगर बारिश शुरू हो तो बासा के लोग हड़ताल कर देते हैं, अगर कोई और मामला हो, ईद का दिन करीब बिल्कुल आए तो पता लगता है ट्रेनें बंद होना शुरू हो गई हैं, पता लगता है जी रेलवे के मज़दूरों ने हड़ताल कर दी, लेबर यूनियन ने। अब जब रमज़ान से एक दिन पहले अचानक आप देखते हैं कि यूटिलिटी स्टोर बंद हो जाते हैं और उसके बाहर एक लिख के लगा दिया जाता है जो एहतजाजी तौर पर हम बंद कर रहे हैं, और रमज़ान से पहले ही अचानक पता चलता है कि सब्ज़ी फलों की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं। तो इस वक्त में, इन हालात में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी कौम के वो लोग जो मुख्तलिफ़ जगहों पर लीडर हैं, जो सियासतदान हैं, जो सरकारी महकमों में बैठे हुए हैं, वो इन मौक़ों से किस तरह फ़ायदा उठाते हैं। अब या सर, क्या ये यूटिलिटी स्टोर की जो यूनियन थी, क्या इनके मुतालबात रमज़ान के बाद नहीं आ सकते थे? क्या इनके मुतालबात आज से एक माह पहले ये हड़ताल नहीं कर सकते थे? क्या ये कोरोना वायरस की वबा आने से पहले, जब ये बेरोज़गारी नहीं थी, जब ये भूख और अफलात नहीं थी, क्या ये उससे पहले ये एहतजाज नहीं कर सकते थे? राना साहब, मकसद नहीं पूरा होना था, क्योंकि उस वक्त प्रेशर इस तरीके का नहीं होना था जिस तरीके का अब। तो फिर होना क्या चाहिए? फिर अब हक में वक्त का भी इम्तिहान है, फिर करना चाहिए जो मर्जी, मेरी बात किसी को अच्छी लगे बुरी लगे। जिन लोगों ने आज एहतजाज किया है, जिन्होंने यूटिलिटी स्टोर बंद किया है, वो तादाद में 500 होंगे, 1000 होंगे, 1 लाख होंगे, 5 लाख होंगे, लेकिन 21 या 22 करोड़ आवाम को वो महरूम करना चाहते हैं ना, एक बड़े तबके को महरूम करना चाहते हैं। उनके लिए इफ्तारी और सहरी का जो इंतज़ाम है उसको ख़राब करना चाहते हैं, गरीब के घर में चूल्हा बुझा रहना देना चाहते हैं। तो फारग करें उनको, उनके खिलाफ एक्शन ले, 6 लोग खड़े करें, इतनी कौम, इतने लोग इनके पास खड़े हैं, उनको बिठाएं, यूटिलिटी स्टोर चलाएं। सरकारी लोग जिनको घरों में आपने भेजा है, हर अदारे से 5-5, 6-6 मुलाजिम काम कर रहे हैं, 20-20 घर भेजे हैं कोरोना की वजह से, उनमें से 5-5, 6-6 को बुलाए, ड्यूटियाँ लगाएं। ये अब अगर हुकूमत वाकई हुकूमत है, अगर सरकारी महकमों के अफसरान वाकई ये चाहते हैं, अगर उनकी और उनकी मिली भगत नहीं है, मैं फिर कह रहा, अगर चोर और चौकीदार आपस में नहीं मिले हुए, नहीं, उमर लोधी साहब जो एमडी हैं इनके, उनसे आज हमने राब्ता किया तो उनका ये कहना था कि हम मुतालिबात इनके किसी हद तक मान चुके हैं, हम कोरोना वायरस की हिफाजती किट्स भी देने को तैयार हैं, लेकिन वो अपनी कुछ बातों पे अड़े हुए हैं। वो सब्सिडी मांग रहे हैं 2017-18 वाली, जो हम अब नहीं दे सकते माशी हालात को देखते हुए, तो हम वो बात नहीं मान सकते। चलें, उनको लेटर तो दे सकते हैं ना, अगर यही है। अब इस पूरी कौम को क्यों इस सज़ाब में डालते हैं? आज वो शख्स देखें जिसने भी रमज़ान की ख़रीदारी करनी थी, यासर आज करने जाना था ना, आज उसने रमज़ान शरीफ की ख़रीदारी करनी थी, कल पहला रोज़ा है, कल जब वो ख़रीदारी करने जाएंगे, रमज़ान का टाइम होगा, टाइमिंग होगी यूटिलिटी स्टोर की, ख़रीद के वापस जाना, घरों में जाके सामान लेके जाना, पकवाई करनी, सारा कुछ होता है ना। अब वो बेचारे क्या करेंगे? और मुझे लग रहा है कि अगर कल ये नहीं खुलते तो फिर आवाम को जो रिलीफ मिलना था
उसको रिलीफ देने में अगर हुकूमत बिल्कुल मुतहरक भी है और मुखलस भी है तो फिर हुकूमत को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए और ये फैसला करना चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों ऐसा होता है कि जब भी कोई वक्त आता है तो उस वक्त में आकर मुख्तलिफ लोग हमें ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल मुतालबात हुकूमत के साथ हैं, सजा आवाम को देते हैं, अस्पतालों में फड्डा हुकूमत के साथ होता है, जलील जो होते हैं मरीज होते हैं आवाम। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं ये सब्जी और फलों और दीगर कीमतों पर। राणा साहब, आपने कहा हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए, हुकूमत ने तो किरदार वहां पे भी अदा किया, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट कर दी, बहुत से लोगों को पकड़ा भी, माल भी जब्त किया, सरकारी निख पे फ़रोख्त भी किया, लेकिन उसके बावजूद प्राइस कंट्रोल कमेटियां और मार्केट कमेटी वो कहीं पे नज़र नहीं आ रही। मुझे एक बात आपको पता है, आज 24 घंटे नहीं रह गए रमज़ान शरीफ शुरू होने, बल्कि मैं कह 12 घंटे बाद रमज़ान शरीफ शुरू हो जाना, तरावी जब शुरू होनी है। आज सब्ज़ी की कीमतें कल से भी बढ़ गई हैं। टींडे जिसकी प्राइस लिखी हुई है 85 रुपये, ये 85 रुपये सरकारी प्राइस है और 200 रुपये किलो बिक रहे हैं, 200 रुपये किलो। 45 रुपये आलू की प्राइस है और आज 82 रुपये किलो आलू बिक रहा है। आज मार्केट में चले जाएँ 125 रुपये सरकारी प्राइस है, 245 रुपये भिंडी मिल रही है। बैंगन जो है 105 रुपये किलो हो गया, जिस सब्ज़ी को पूछता कोई नहीं था। ये आलम हो गया। 40 रुपये पाव थे ये जो है नींबू, आज 95 रुपये है, 95 रुपये पाव है नींबू। मुझे बताएं, सेब जो है 150 रुपये किलो सेब, ये सरकारी रेट है और 245 रुपये काला किलो बिक रहा है। 850 रुपये सरकारी रेट गोश्त का था, चले मान लिया मटन जो है 1100 रुपये बिक रहा था, आज 1400 रुपये किलो हो गए। मुझे बताएं कहाँ चिकन, उसकी कीमत भी बढ़ गई है। कहाँ है प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, कहाँ है ज़हीरा अंदोज़ी के खिलाफ ऑर्डिनेंस, कहाँ है हुकूमती मशीनरी, कहाँ है ये जो कमेटियाँ बनती थी जी, ये मार्केट कमेटी बन गई, ये चेयरमैन मार्केट कमेटी ये फलां करेगा, ये सेक्रेटरी मार्केट कमेटी ये फलां करेगा। हर शख्स को अपने सरकारी ओहदा दे के सियासतदान को अपने उन जगहों पर बिठा दिया जिसको पता नहीं है, उसको सरकारी गाड़ी दे दी, सरकारी दफ्तर दे दिया, मराद दे दी, उसको तो फ़ायदा हो गया। लेकिन आम आदमी जो सफ़र कर रहा है इस मौजूदा वक्त में, वो कहाँ जाए, उसको पूछने वाला कौन है। ये सब्जियां जितनी कीमत बढ़ गई है, आज जितनी बढ़ गई है ना, अगर आज होता क्या, आज तमाम सब्जी मंडियों में, फ्रूट मंडियों में ऑपरेशन किया जाता, ये महंगे बेचने वालों को पकड़ा जाता, इनका माल जब्त करके गरीब बस्तियों में फ्री तकसीम किया जाता या सरकारी रेट पर तकसीम किया जाता, तो कल किसी को जरूरत ना होती। ये आज जितने मुकदमात हुए हैं या प्राइस कंट्रोल कमेटियों की जो लिस्ट आती है, रात को ना एक डीसी ऑफिस से एक हैंड आउट निकल आता है, जनाब प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने इतनी कार्रवाई की। उसने क्या कोई बड़ा स्टोर खत्म किया? क्या किसी बड़े स्टोर वाले को पकड़ा? क्या उसने किसी बड़े ज़हीरा अंदोज़ को पकड़ा? क्या बड़े मुनाफाखोर को पकड़ा? किसी मुनाफाखोर को नहीं पकड़ते। सब दुनिया भर की अगर सूरत हाल देखें ना, कोई भी मुल्क हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, जब उसका मजहबी त्यौहार आता है ना, तो वो अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए सब्सिडी का ऐलान करता है। दूसरे ममालिक में यह भी देखा जाए, जब अकलियत होते हैं, अकलियतों को भी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उन्हें भी रिलीफ देने के लिए इक़दाम उठाए जाते हैं। दीगर ममालिक में जो पाकिस्तानी या फिर जो मुसलमान बसते हैं, उनको भी रिलीफ दिया जाता है रमज़ान में। हम खुद को मुसलमान कहते हैं, हमारा मुल्क इस्लाम की बुनियाद पे बना, लेकिन हम अपने मुल्क में ही आवाम को रिलीफ देने की बजाय उन्हीं दिनों से फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल उन्हीं दिनों से फ़ायदा उठाते हैं। ईरान के अंदर हमसे बहुत पीछे है ना ईरान के अंदर जब कोई कौमी त्यौहार आता है, जब कौमी ऐसा दिन आते हैं, तो वहाँ पर आप देखें कि चीज़ें जो हैं वो 75% सस्ती हो जाती हैं, भारत के अंदर सस्ती हो जाती हैं। पूरी दुनिया में ये क्रिसमस आएगा तो जितना यूरोप है, जितने दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि बाकायदा सेलें लग जाएंगी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लग जाता है जिस सामान को गायब करना शुरू करो, भाई फ़लाँ चीज़ जो है उसे मार्केट से गायब करो। जब वो मार्केट से गायब करते हैं, उसे महंगी तरीन करके बेचते हैं, और वो आलम होता है कि हमारे हुकूमती इदारे नाकाम हैं, हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ नाकाम हैं, हमारे वज़रा जो हैं बिल्कुल फारिग है इस मामले पर। 3 दिन से रोज़ाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि हम ज़हीरा अंदोज़ों को नहीं छोड़ेंगे, मुनाफाखोरों को नहीं छोड़ेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या आलू की कीमत कम हुई? क्या सब्ज़ी में से किसी एक सब्ज़ी की कीमत कम हुई? क्या फल में से किसी एक फल की कीमत कम हुई? मुझे एक बात बताएं, अब पाकिस्तान से बाहर तो माल जा नहीं रहा यासिर, तो ये फल क्यों नहीं कम हो रहा? फिर ये सब्ज़ियों की कीमतें क्यों नहीं कम हो रही? जब आपने टैक्स भी ख़त्म कर दिया, पेट्रोल भी सस्ता कर दिया है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी सस्ती हो गई है, तो फिर ये सारी चीज़ें महंगी क्यों हैं? इसका मतलब है, मैं आपको आज बताता हूँ। इस मतलब क्या है, आप पाशी के महकमे में चले जाएं, उसके डिपार्टमेंट में चले जाएं, ज़राअत के डिपार्टमेंट में चले जाएं, वहाँ के जो अफसरान बैठे हैं, जिन्होंने ये सारा मैनेज करना होता है, मार्केट कमेटियों के जो चेयरमैन बैठे हैं, ये जिन्होंने मैनेज करना होता है, ये सब आपस में मिले हुए हैं।
यानी जो मुआशरा अदल व इंसाफ पे कायम नहीं होता वो मुआशरा तबाह हो जाता है। एक बात है कि हम मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं, यहूद अपने अमाल की तरफ देखना होगा कि हमारा किरदार क्या है। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 3000 से ज़ायद एहलकार पुलिस एहलकार हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा हासिल करते रहे। अब की बार उन्होंने एहसास प्रोग्राम से भी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की तो वो नज़र में आ गए, जिस पर उन्हें IG खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से शोकॉज नोटिस भेजे गए हैं। ये वो पुलिस एहलकार हैं जो रोज़गार वसीला रोज़गार उनके पास मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक एहसास प्रोग्राम जो गरीबों के लिए है उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। हमारे साथ मौजूद हैं फ़खरुद्दीन सैयद, नुमाइंदा खुसूसी पेशावर हैं। फ़खरुद्दीन सैयद, कितने एहलकार हैं, किस रैंक के ये एहलकार हैं और क्या सिर्फ शोकॉज नोटिस ही भेजे गए या मजीद भी कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में ये पोलियो स्कैंडल के बाद ये दूसरा स्कैंडल आया है सामने, जिसमें तकरीबन 3000 से ज़ायद पुलिस एहलकार, जिसमें अगर आप देखें तो पुलिस एहलकार भी जो है, कांस्टेबल भी शामिल हैं, ASI जो है वो भी शामिल है, सब इंस्पेक्टर भी शामिल है, SHO रैंक के जो है ऑफिसर वो भी उसमें शामिल हैं। इनकी बेगमात भी बीच में हैं, इनके नाम भी लिखे हुए हैं और मुख्तलिफ तकरीबन इनकी तादाद जो है वो 3000 से ज़ायद है। ये जो यहाँ से मुख्तलिफ मराद हासिल करते रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, इन्होंने अपने बाकायदा नाम लिखाए हुए थे और ये से बाकायदा 5000, 6000 और इसका मुख्तलिफ रकम जो है वो 3 से 4 साल तक हासिल करते रहे। इसी तरह अगर आप देखें तो इसमें ज़िला खैबर टांग, पूरे खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, इसी तरह अगर आप देखें तो बाजवड़ जो है, ज़िला बाजवड़, तमाम जो इसमें जो फिगर हमने इकट्ठा किया है वो तकरीबन 3000 से ज़ायद है, 700 के करीब जो है वो पेशावर से भी हैं। तमाम इसके बाद जो IGP जो हैं उन्होंने जैसे ही देखा और बर वक्त कार्रवाई की उसमें कि ये तो अब इस एहसास प्रोग्राम में भी इन्होंने यही नाम शामिल किए हुए हैं और इनको इससे भी रकम मिलेगी, तो इन्होंने फौरी तौर पर जो इनके नोटिस में आए तो इन्होंने फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई की और इन सबको अपने ऑफिस बुलाया। इसमें अगर आप देखें तो SSP ऑपरेशन जो है ज़हूर अफरीदी को पेशावर में टीम बनाई गई, जो CCPO जो है मोहम्मद अली गंडकपुर उनकी ज़ेर निगरानी भी टीम बनाई गई, जिन्होंने इन सबको बुलाया, इनसे जो स्टाम्प पेपर्स हैं वो लिखवाए और उन्होंने बाकायदा स्टाम्प पेपर्स में लिख के दिया कि हम लोगों ने ये काम किया है और आइंदा हम लोग इसकी नहीं करेंगे और इनसे जितनी भी 4 सालों के दौरान जो रिकवरी इनकी जो अमाउंट बनाई गई वो भी वापस करेंगे। अब वैसा ये करना है IGP ने कि अब इनको अपनी इस नौकरियों पे बहाल करना है या तनज़्ज़ुली की जाएगी, इन लोगों को इनको वापस इनके रैंक इनको वापस दी जाएंगे सजा के तौर पर, और कई को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है, उनके खिलाफ इंक्वायरियां भी चल रही हैं। फ़खरुद्दीन सैयद साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ ने भी हमें ज्वाइन किया। मुमताज़ साहब, ये अब शोकॉज नोटिस तो भेज दिए गए, लेकिन हुकूमत वक्त की जानिब से ये ऐलान हुआ था कि जो भी इसमें सरकारी अफसर मुलव्वस पाया गया उसका नाम अवाम के सामने लाया जाएगा, उसके साथ साथ उसको नौकरी से बर्खास्त भी किया जाएगा। क्या ऐसा कोई इकदाम उठाते नजर आते हैं? जी, इस हद तक तो हुआ है क्योंकि जो लिस्टें जारी की गई हैं उसमें तकरीबन तमाम पुलिस जो एहलकार हैं या जो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के रैंक के जो लोग हैं, जो हवलदार हैं, जो जिस कैडर में काम कर रहे हैं, तकरीबन तमाम के नाम सामने आ गए हैं और कोई भी उसे देख सकता है। या मैं आपको ये भी बताते चलूं कि इसमें जो सबसे ज्यादा मुस्तफीद हुए हैं वो बाजवड़ का डिस्ट्रिक्ट है। वहां पे कोई 670 के करीब पुलिस एहलकारों ने इस स्कीम से फायदा उठाया और न सिर्फ ये कि स्कीम से फायदा उठाया बल्कि वो एहसास प्रोग्राम में भी उससे होने के लिए उन्होंने अप्लाई कर दी। ये जो सानिया निश्तर का उसका जो स्क्रूटनी का जो प्रोसेस था वो इतना मुअस्सर था कि ये सब के सब धर लिए गए हैं और मुतल्लिका DPOs को इस बारे में आगाह किया गया है कि आपके जिले में जो सैकड़ों पुलिस एहलकार हैं वो इसमें मुलव्वस हैं। और इसमें सिर्फ ये पुलिस एहलकार में नहीं, इससे पहले जो लेवीज और जो खसादार फोर्स मुख्तलिफ जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे थे वो भी इसमें मुलव्वस पाए गए हैं, लेकिन वो भी आजकल पुलिस ही का हिस्सा है और वो बाकायदा तौर पे रेगुलर बुनियादों पे पुलिस में शामिल हो गए हैं। लेकिन बात सिर्फ लेवीज और खसादार फोर्स तक महदूद नहीं, पुलिस की जो रेगुलर फोर्स है, मिसाल के तौर पे बन्नू में और लकी मरवत में, बन्नू में 122 के करीब जो एहलकार इसमें शामिल है, उसमें सिर्फ 30 लेवीज फोर्स के बंदे हैं और बाकी आम जो रेगुलर फोर्स है एक बात क्लियर कीजिएगा, हुकूमत ने यह भी कहा था कि अगर कोई अफसर मुलव्वस पाया गया उससे रकूम भी रिकवर की जाएंगी। क्या किसी से रकम की वापसी का मुतालिबा किया गया?
जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से अब तो ये फैसला किया गया है कि इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी और जो पुलिस एक्ट है 1975 एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और बाकायदा तौर पे इनको फिर दूसरे इदारों के पास इनके केसेस भेजे जाएंगे। अगर उनको मुलाजिमत से बरतरफ किया गया तो उसके बाद फौरी तौर पर प्रोसेस शुरू होगा और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इन्होंने जो अमाउंट विड्रॉ की है वो उनसे रिकवरी की जाएगी। और अभी जो मसला दरपेश है वो ये है कि इनकी तादाद जो है काफी ज्यादा है, कोई 3000 से ऊपर के एहलकार हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं और हवलदार हैं और इसके अलावा दूसरे कैडर के लोग हैं। तो अब जो पुलिस को मुश्किल पेश आ रही है वो ये है कि 3000 लोगों को बैक वक्त मुलाजिमत से बर्खास्त करना मुमकिन नहीं है। डीपीओ की जानिब से उनको शोकॉज नोटिस भी जारी किए गए हैं और जितने भी डीपीओज ने उनकी सिफारिश की है उन्होंने मुलाजिमत से बर्खास्तगी की सिफारिश की है। अब ये आईजी का काम है कि वो न सिर्फ ये कि उनको मुलाजिमत से बर्खास्त करे बल्कि उनसे रिकवरी भी करे। इन्होंने जो एहसास प्रोग्राम था उनके तहत भी अप्लाई किया था, लेकिन इनमें से किसी को वो एहसास प्रोग्राम के तहत कोई इमदाद तो नहीं मिली, लेकिन पिछले कई सालों से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ये मुस्तफीद होते रहे। और अभी जो लास्ट मंथ जो इनकी वो हो रही थी, जो इनकी बेगमात हैं या इनके ये जो अपने जो इनके नाम है वो भी इससे लास्ट मंथ तक इससे मुस्तफीद होते रहे। बल्फाजी दीगर ये नहीं है कि ये इनमें से कुछ ऐसे लोग हों कि वो बाद में पुलिस फोर्स में भर्ती हुई और उससे पहले इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे सब इंस्पेक्टर्स और ऐसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स भी शामिल हैं कि जिनकी 15-15 साल और 16-16 साल सर्विस है। तो इसका मतलब यह है कि ये वो लोग भी हैं इसमें कि जो दौरान मुलाजमत इन्होंने खुद को बेनजीर इनकम सपोर्ट का मुस्तहिक ठहराया और अपनी बेगमात के नाम वहां पे उसका इंदराज करवाया। अब कोशिश ये की जा रही है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इन्होंने जो रकम हथियार ली है, जो हड़प की है, वो इनसे रिकवर किया जाए और इनको मुलाजमत से भी बर्खास्त किया जाए। कुछ अफसरान की यह भी सिफारिश है कि इनको डिमोट किया जाए, लेकिन बास का कहना यह है कि जो कांस्टेबल लेवल के जो पुलिस एहलकार हैं उनको तो जाहिर है डिमोट नहीं किया जा सकता, तो अगर बर्खास्त करना होगा तो फिर अफसरान को भी बर्खास्त करना होगा और इनमें जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल उनको भी बर्खास्त करना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे अनासर की निशानदही जरूर होनी चाहिए जो किसी दूसरे का हक मारते हैं। बहुत शुक्रिया मुमताज बंगिश और फखरुद्दीन सैयद इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे भारतीय इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस की। एक नया मंसूबा आरएसएस की जानिब से बनाया गया। आरएसएस ने अब तक कई मंसूबे बनाए और उसमें आरएसएस की जानिब से अगर किसी को प्रमोट किया गया तो वो हिंदुत्व नज़रिए को प्रमोट किया गया। पाकिस्तानी हुकूमत ने बारहा प्लेटफॉर्म पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर यह बात आयां की दुनिया के सामने कि आरएसएस का जो नज़रिया है वो नाजी जर्मनी का नज़रिया है और इसके साथ साथ वो सिर्फ अपनी कौम, अपने मजहब वालों को प्रमोट करते हैं और उसमें भी वो जो ज़ात में आला हैं, जो ज़ात में बरतर हैं, जो ज़ात में कम ज़ात हैं, छोटी ज़ात के हैं, उन पर वो तशद्दुद रवा रखते हैं। अब की बार ये सामने आया कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बड़े पैमाने पर आरएसएस ने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी है। राना साहब, ये इन्वेस्टमेंट किन पे की जा रही है? क्या हिंदू ताजरों पे की जा रही है? और अगर की जा रही है तो इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट क्या मिलेगा आरएसएस को? देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है, ये चूँकि मैं एक तो क्लियर कर दूं कि आरएसएस को इसका ये बेनिफिट मिलेगा, अगर वो डायरेक्ट पैसे आते हैं उसे तो वो समझते हैं, वो ये कहेंगे कि ये पैसे जो है बाहर से आ रहे हैं, फंडिंग के अलावा आते हैं पैसे, तो वो किसी सूरत में भी उसे चैलेंज किया जा सकता है। और जब चैलेंज किया जा सकता है तो इंटरनेशनल कवानीन के तहत चूँकि वो आएगा, दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आएगा, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आएगा, भी नज़र में आएगा। अब इन्होंने क्या किया, आरएसएस ने और रा ने ये मुश्तरका एक प्लान बना। उस प्लान के तहत इन्होंने बाकायदा उन ममालिक में जहाँ पर इबारत का कारोबार बहुत ज़्यादा है, यानी भारतीय लोगों की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर हिंदू जो मुख्तलिफ कारोबारी तबकात के लोग थे उनको बहुत भारी पैसा दिया। उनको पैसा देने के बाद उन पर इन्वेस्टमेंट की, उनके कारोबार के अंदर अपना बड़ा पैसा लगाना शुरू कर दिया, शेयर्स कर दिया। और उनको ये टारगेट दिया गया कि आपने दो काम करने हैं। एक, वो क्या करते हैं कि सबसे पहले उनको कहा गया कि आप ऐसी NGOs बनाएं जो NGOs मुसलमानों के ममालिक में काम करें, मुसलमानों के ख़िलाफ़। जो NGOs बज़ाहिर तो लगे कि मुसलमानों के हक़ में है, किसी ने मज़लूम आदमी की मदद कर रही हैं, लेकिन उसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई काम हो। उन NGOs को ख़ास कर टारगेट जो दिया गया, वो दिया गया टारगेट कराची यानी KPK, सिंध और बलूचिस्तान, 3 जगहों का उन्हें टारगेट दिया गया कि पाकिस्तान के अंदर इन 3 सूबों को आपने टारगेट करना है। अब वो NGOs जो है, वो उन NGOs की टोटल फंडिंग वो हिंदू जो बड़े कारोबारी शख्सियात है वो कर रहे हैं।
इन पर इन्वेस्टमेंट की गई हिंदू कारोबारी शख्सियात पर, उन्होंने कारोबारी शख्सियात ने वो पैसा जो है इनको इस तरह देना शुरू कर दिया कि वो पैसा बतौर फंड आता है। जब बतौर फंड आरएसएस को आता है तो वो उस पर रखते हैं, और उसमें मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूँ, जो रिपोर्ट्स मेरे पास ये मेरे मोबाइल पे मौजूद है, उस रिपोर्ट में तो यहाँ तक क्या है कि बाकायदा नरेंद्र मोदी उस रकम को वसूली में नरेंद्र मोदी का बाकायदा हिस्सा होता है। और उसके बाद ये सारा जब प्लान चलता है, जब वो पैसा भारत में आता है तो भारत में इन्होंने बाकायदा 5 अरब से ज़्यादा रकम जो है महाना की वो रखी हुई है उन हिंदू जुनूनियों के लिए जिन्हें सिर्फ एक टारगेट दिया गया है कि मुसलमानों की मसाजिद, मुसलमानों के इलाकों में किस तरह दंगा फसाद करना है, मुसलमानों को किस तरह ख़त्म करना है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरीके से काम करना है। और 3 अरब रुपया सिर्फ उन्होंने मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ रखा हुआ है। वहाँ पर भी आरएसएस के गुंडे जो हैं वो उस पैसे को इस्तेमाल किस तरह करते हैं, उनके ज़रिए क्या काम लिया जाता है, किसकी कितनी तनख्वाह लगी है, किसकी कितनी तनख्वाह नहीं लगी। और हम अपने प्रोग्राम में ये खबर भी ब्रेक कर दें कि बाकायदा ये रिपोर्ट में शामिल है कि पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाला एक ऐसा लीडर जो इस वक्त बरतानिया में मौजूद है, जिसने पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ हमेशा गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की, उसको जो फंडिंग हो रही है वो बाकायदा 3 भारतीय ताजर पैसे देकर आते हैं, जिसके सबूत उनके पास मौजूद हैं, अदारों के पास सबूत मौजूद हैं। जब इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये तीनों जो भारतीय ताजर हैं ये बहुत बड़े मारूफ ताजर हैं, और इनका बरतानिया और एक का अरब ममालिक के अंदर कारोबार है। उसमें ये बाकायदा पैसे दे के आते हैं। ये रकम जो होती है ये आरएसएस की तरफ से उनको जाती है कि वो उनके लोगों को किस तरीके से सिंध के अंदर सपोर्ट करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो एनजीओस काम कर रही हैं, गैर मुल्की एनजीओस, उनको जो फंडिंग होती है वो भी इन्हीं लोगों के जरिए आती है। फिर वो करते क्या है कि यहाँ पर इस्लाम के खिलाफ कोई साजिश करनी हो, मसलन कोई मामूली सा वाक़या हो गया है, उसको किस तरह बढ़ा चढ़ा कर पेश करना है, मुस्लिम फसादात किस तरह कराने हैं, फिरका वाराना फसादात किस तरह कराने हैं, इस पर एक बहुत बड़ी जो खौफनाक साजिश ही वो बेनकाब हो गई है। और इस साजिश का असल जो चीज़ सामने आई वो ये आई कि पहले तो समझा जाता था शायद भारत के अंदर आरएसएस के गुंडे जो हैं उनको नरेंद्र मोदी उनको बैठ कर सपोर्ट कर रहा है और वहाँ पर हो रहा है। ऐसा नहीं है। अब इन्होंने अपना पूरी दुनिया के अंदर अपना एक हसार बना लिया है, और ऐसे तमाम हिंदू ताजर जो वहां पे काम कर रहे हैं उन पर भारी फंडिंग की गई है। और फिर उन्हें यह भी कहा गया है कि आप जिस मुल्क में कारोबार कर रहे हैं वहां पर जो मुसलमान हैं और बिलखसूस जो पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी का लफ्ज़ लिखा हुआ है, जो पाकिस्तानी है उन्हें नौकरियों से बेरोजगार करें, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं, उन पर चोरी से लेकर दीगर इल्ज़ामात लगाएं और उनको ऐसा उनके खिलाफ करें कि उनके लिए ज़मीन तंग हो जाए। लेकिन सोचना ये होगा कि तकरीबकारी पर जो मबनीयत है उससे आप वक्ती फ़ायदा तो उठा सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि आप जिस राख पर चिंगारी को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं वो आग आपके कपड़ों तक भी आ सकती है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, सिंध हाउस इस्लामाबाद में करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम लगाया गया, फिर उसकी तहकीकात हुई, लेकिन तहकीकात के दौरान रिकॉर्ड मांगा गया एंटी करप्शन की जानिब से सिंध हाउस हुकाम के हवाले से, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। अभी तक रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। 3 इंजीनियर्स हैं, एक चीफ इंजीनियर्स बिल्डिंग्स हैं, एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स हैं और एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, जिनसे रिकॉर्ड मांगा गया। अभी तक रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा सका। 44 करोड़ रुपया 5 सालों के दौरान ये लगाया गया, लेकिन कहाँ पे लगा? हालत ज़ार सिंध हाउस इस्लामाबाद की ये दिखाई देती है कि वहाँ पे 44 करोड़ तो क्या 44 लाख लगे दिखाई नहीं देते। वहीद राजपर नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। वहीद राजपर, एंटी करप्शन को क्या खदशात हैं कि कितने पैसों की खुर्द-बुर्द हुई होगी, और साथ ही साथ ये चीफ इंजीनियर्स और दीगर इंजीनियर्स की जानिब से अभी तक रिकॉर्ड फराहम ना करने की वजूहात क्या बताएगी एंटी करप्शन को? देखें जी, सिंध हाउस इस्लामाबाद में मुसलसल गाड़ियों के जो है मिसयूज़ का मामला हो, तरक्याती फ़र्ज में खुर्द-बुर्द और दीगर तमाम मामला स्कैंडल सामने आते रहते हैं।
ये सिंध हुकूमत की जानिब से इसमें सिंध के जो MNA हैं, MPAs हैं, सेनेटर हैं, सीनियर अफसरान इसमें जो है के लिए सिंध हाउस इस्लामाबाद में जो है वो इसका पर जो है स्कीमें दी गई जैसे उनके लायक बनाया जा सके और उसके स्टैंडर्ड पे जो है ये हाउस उनका मेंटेन किया जा सके। लेकिन अफसरान की गफलत की वजह से ठेकेदार जो है बनपसंद उसमें लाए गए, जिसकी वजह से ये एंटी करप्शन की बात मामला पहुंचा, क्योंकि महकमा मनसूबाबंदी और तरक्की की जानब से जब इसकी विज़िट की गई मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन सेल की जानब से, तो हैरान कुन इंकशाफात सामने आए। उन्होंने फौरी तौर पर जो है इनके जो ठेकेदार थे महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज की जानब से जिनको ठेके दिए गए थे, तो उनकी जो है फंडिंग जो है महकमा ख़जाना को फौरी तौर पर रोकने के लिए सिफारिश की गई। इंक्वायरी शुरू की गई क्योंकि चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और चेयरमैन एंटी करप्शन मोहम्मद वसीम, दोनों ओहदों की चार्ज जो है एक ही अफसर को है, मोहम्मद वसीम। उनकी जानिब से इस पर हैरानगी का इज़हार किया गया। तफ्तीशी अफसर सीनियर तफ्तीशी अफसर तैनात करके इंक्वायरी जो है उनके हवाले की गई कि जो इनके ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए। लेकिन जो महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज सिंध हाउस के अफसरान हैं वो जो मनपसंद ठेकेदार हैं, अफसरान हैं जो इसमें मुलविस हैं, इंजीनियर, उनको बचाने के लिए रिकॉर्ड जो है फराम करने में जो है बताइएगा क्या 5 साल के दौरान जारी किए गए टेंडर्स की कोई एक फाइल भी एंटी करप्शन को मौसूल नहीं हुई? देखिए, एंटी करप्शन के जो तफ्तीशी अफसर हैं उन्होंने इस पर नोटिस जारी किए गए, जैसे चीफ इंजीनियर हैं अख्तर हुसैन, उनसे रिकॉर्ड मांगा गया कि भाई इस पर जो है क्या इस वक्त तक क्या जो है जो फ़ाइल बने हैं, टेंडर कौन कौन सी जो अखबारात हैं उनमें दिए गए, उनके जो रिकॉर्ड दिया जाए, मुआहदे कौन से हुए ठेकेदारों के साथ वो रिकॉर्ड दिया जाए, जो ठेकेदार हैं उनकी फ़हरिस्त हमें मुहैया की जाए, जो डेवलपमेंट प्लान बनता है कोई भी मंसूबा शुरू करने के हवाले से वो उसका रिकॉर्ड हमें दिया जाए। लेकिन अभी तक जो है तफ्तीश अफसर को ये रिकॉर्ड, मुतल्लिका रिकॉर्ड अभी तक हवाले नहीं हो सका है। इस पर जो है नोटिस अभी जारी हो सके हैं, लेकिन जवाब ये दिया जा रहा है कि कोरोना के बाइस दफातर बंद हैं, इस वजह से हम अफसरान जो इंजीनियर हैं वो दफातर में नहीं आ रहे हैं, इस वजह से हम रिकॉर्ड एंटी करप्शन को मुहैया नहीं कर सके हैं। लेकिन इस मामले को जो है 1 महीना गुजर चुका है, अफसरान जो इंजीनियर हैं वो एंटी करप्शन के साथ ताउन नहीं कर रहे हैं। 44 करोड़ के मंसूबे हैं, वो फंड्स कहाँ खर्च हुए, हालत जो है सिंध हाउस इस्लामाबाद की जो है उस खस्ता हालत है। ख़ुद जो है सीनियर अफसरान जो DG मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन हैं, ख़ुद उनका विज़िट किया, उनकी हालत देखकर हैरान हुए। उस पर जो है मामला ये एंटी करप्शन को मुंतकिल हुआ। गाड़ियों का मामला भी हो, सिंध हाउस में सरकारी गाड़ियों का जो है गलत इस्तेमाल हुआ, अफसरान को जो मुतल्लिका अफसरान नहीं हैं, गैर मुतल्लिका अफसरान को वो गाड़ियाँ एक बात और बताइएगा, क्या एंटी करप्शन हुकाम को रिकॉर्ड में टेम्परिंग का भी खदशा है? देखें, ज़ाहिर है फाइल रिकॉर्ड गुम हो जाएगा या कोई ना कोई सिंध सेक्रेटेरिएट में 3 मरतबा आग लग चुकी है। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज हो गया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर ये इस किस्म के जो वाक़यात हो चुके हैं। तो एंटी करप्शन की जानब से भी जो तफ्तीश अफसर हैं उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया है कि रिकॉर्ड गायब भी हो सकता है। नैब की जो तहकीकात हैं उनका रिकॉर्ड भी जो है वो मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, जो इंक्वायरियाँ नैब में चल रही थी, एंटी करप्शन में चल रही थी, FIA में रिकॉर्ड को जो है वो आग लगा दी गई। अहम जो रिकॉर्ड उनको फिर बाद में इंक्वायरियाँ करवा के ये साबित किया गया कि जो ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी। तो इस किस्म के जो खदशात एंटी करप्शन की जानब से भी इस पर जो एंटी करप्शन की जानब से खदशात भी हैं कि गायब हो सकती है, रिकॉर्ड में टेम्परिंग का भी उन्हें खदशा है। वहीद राजपुर, बहुत शुक्रिया इस हवाले से वक्त देने के लिए।